हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और थोड़ा फैमिली प्रोग्राम की वजह से कुछ लंबा टाइम हो गया, लगभग एक वीक के आसपास हो गया है। हमने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है, यानी कि हमने कोई आगे का टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आगे वाला टॉपिक, जो कि जल मंडल से रिलेटेड है। हमने महाद्वीप से रिलेटेड सातों के सातों महाद्वीप अच्छे से हमने पढ़ लिए हैं। उन सातों महाद्वीपों का अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में हैं। आप उन वीडियोस को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आज हम जलमंडल के अंदर जो महासागर हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनसे रिलेटेड ही हम पढ़ पाएंगे। ये जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनको हम अलग अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो के अंदर महासागरों के अंदर क्या क्या विशेषता होती हैं, ये आपको इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक इस वीडियो के अंदर। और आप इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अच्छे से देखिए, और पुराने वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस तरह के वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुँचाइए और कमेंट कीजिए कि आपको नया और टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम जल मंडल इस पृथ्वी के ऊपर 70.89% भाग पर जल है, इसलिए ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा, लगभग एक तिहाई भाग हम कह सकते हैं। इस वजह से दो तिहाई भाग कह सकते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, एक तिहाई भाग ही हम कह सकते हैं कि हमारे स्थल मंडल हैं, बाकी सारा का सारा जल मंडल हैं। और हम इसको राउंड फिगर में हम ये कह सकते हैं कि 71% भाग पर हमारे यहाँ जल हैं पृथ्वी के ऊपर, तो इसलिए इसको जलमंडल की संज्ञा दी गई है। और 71% जल होने की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, महाद्वीप और महासागर दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी सभी सातों महाद्वीप पढ़े हैं, आज हम महासागर की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो महाद्वीप किसको बोलेंगे? ऐसा भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई यानी समुद्र लेवल से 840 मीटर हो, तो उसको हम महाद्वीप की संज्ञा में या फिर हम उसको महाद्वीप की श्रेणी में रखेंगे। और महासागर उसको कहेंगे जिसकी औसत गहराई 3800 मीटर हो, यानी कि समुद्र तल का जो लेवल है वहाँ से गहराई, यानी कि कितना नीचा गहरा है उसका औसत, वो हम उसको महासागर के अंदर लेंगे। दूसरा, कौन कौन से महासागर हम लोग पढ़ेंगे? जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सारे महासागर हैं। इन महासागर में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपको याद रखना है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है ये भी आपको याद रखना है? आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर, ये है आपका सबसे छोटा। अब महासागरों की जो विशेषता है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, तापमान पढ़ना है, लवणता क्या रहती है, लवणता क्या कहलाती है, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ की है, कौन सी लेक की है यानी कौन सी झील की है, ये सभी आपको पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ जो जब मैंने महाद्वीप पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी इसमें दो तीन जो भी आपकी झीलें हैं उनका हम लोग जिक्र करेंगे। महासागरीय धाराएं क्या होती है, उनका क्या रोल रहता है, महासागरीय संसाधन क्या क्या होते हैं, इन सब का भी हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे ज्वार और भाटा, उसको ये कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ज्वार यानी कि समुद्र के अंदर जो लहरें बनती हैं, यानी पानी का ऊपर की तरफ उठना, ये ज्वार कहलाता है। और वापस जो नीचे की तरफ जाना, यानी उसका सबसे निम्नतम स्थान, ये जो लहर बनती है ऊपर आना, ये ज्वार कहलाता है, नीचे जाना ये भाटा कहलाता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का जो ये आकर्षण होता है इसकी वजह से, यानी कि चंद्रमा और
सूर्य के बीच में पृथ्वी के आ जाने से ये जो खिंचाव आता है उसकी वजह से आपके ज्वार और भाटा आता है। तो ये एक बेसिक जानकारी भी आपको रखनी है, ज्वार भाटा क्या होता है, क्यों आता है, और समुद्र के अंदर सबसे बड़ी लहरें कब आती है, कितनी बजे से आती हैं, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन ही सबसे ज़्यादा ज्वार और भाटा आता है, यानी कि लहर सबसे ज़्यादा क्यों होती हैं, अमावस्या के टाइम में क्यों कम रहता है, ये सारा चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। उच्च तापमितीय जो वक्र है उसको केसिनो वक्र भी कहते हैं, ये नीतल उच्चावच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे नीतल का मतलब ये देखिए, एक डायग्राम में मैंने इस तरीके से आपको महाद्वीप यानी पृथ्वी के बाहर का भाग दिखाई दे रखा है, और ये डैश डैश के थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि जलमग्न वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर महाद्वीपीय मग्न तट कहला रहा है, दिखाई दे रहा होगा। दूसरा महासागरीय मैदान दिखाई दे रहा होगा। एक गर्त लिखा हुआ जैसे महासागर के ऊपर इस तरह से दिखाई दे रहा तीखा। तो ये सारी की सारी आपको एक डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को हम लोग स्थल भाग कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर सारे के सारे महाद्वीप आते हैं। जो जल के अंदर हैं वो सारे के सारे महासागर हैं, उनका अलग अलग नाम है, एरिया वाइज कितना कितना क्षेत्रफल में रहेगा ये सारा का सारा। और जैसे हम पर्वत पठार ये सब कहते हैं, इसी तरीके से हम लोग जो जल के अंदर मग्न हैं उसको हम लोग अलग अलग तरीके से कहेंगे। जैसे कि महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल, और तीसरा है महासागरीय मैदान और गर्त। ये सभी को सभी हम देखते हैं। जैसे एक एक जो वर्ड हैं इसको हम लोग देखते हैं। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, इसको क्या, उसकी क्या विशेषता है, तो इसको आपको याद रखना है। समुद्र तल से 200 मीटर गहराई तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, और इसका जो ढलान है वो 1 से 3 डिग्री तक रहता है, ये आपको याद रखना है। दोस्त, जितने भी महासागर का हम लोग क्षेत्रफल देखें तो इसका जो क्षेत्रफल रहता है वो 7.5% जो जल की राशि होती है उसका इतना क्षेत्रफल रहता है। दूसरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संसाधन हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा संसाधन यहीं पे मिलते हैं। और इसको किसको, महाद्वीपीय मग्न तट को सागरीय चबूतरा कहते हैं, या फिर सागरीय चबूतरा कौन कहलाएगा, तो आपको याद रखना है महाद्वीपीय मग्न तट को हम सागरीय चबूतरा कहेंगे। इसकी क्या क्या विशेषता है आपको याद रखना है। 200 मीटर तक गहराई, 1 से 3 डिग्री तक ढाल, और 7.5% इसका क्षेत्रफल होता है सभी महासागरों में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संसाधन, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलते हैं। अब दूसरा शब्द आपको याद रखना है महाद्वीपीय मग्न ढाल। देखिए, ये ढाल का मतलब, इसका जो ढाल है वो आपको याद रखना है 2 से 5 डिग्री तक, यानी इसमें ढाल बढ़ गया है। दूसरा, इसकी गहराई जो है वो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक की गहराई तक ये आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल, ये इसकी रेंज इतनी होती है पानी के अंदर। दूसरा, ये सभी जो सागर हैं उसमें कितना प्रतिशत अपना हिस्सा रखते हैं, 8.5% भाग ये रखते हैं, जिसके अंदर केनियन और हडसन केनियन ये सभी के सभी इसी के अंदर आएंगे। अब दूसरा, महासागरीय मैदान, ये क्या होता है। देखिए, ये आपको एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है, गर्त से पहले महासागरीय मैदान, ये इस तरीके का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग महाद्वीपीय मैदान की संज्ञा देंगे। देखिए, इसकी जो विशेषता ये है कि ये 3000 से 5000 मीटर गहरे समुद्र के अंदर, समुद्र तल से ये गहराई के अंदर ये वाला मैदानी भाग होगा। दूसरा, महासागरीय क्षेत्र का जो सर्वाधिक भाग है वो यही भाग कहलाता है, यानी 75.9 यानी कि लगभग 76% भाग महासागरीय मैदान का है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है ये सारे संसाधन इसके अंदर मिलेंगे, जिसमें चूना है, ऊज है, जैविक निक्षेप, ये सागरीय जीवों की अस्थियां और पंजर, ये सारी की सारी इसी के अंदर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको महासागरीय मैदान के बारे में पता चला कि इसकी क्या विशेषता है। 3 से 5000 गहराई के क्षेत्रफल में ये होंगे, गहराई में होंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इन्हीं का होगा, और इसमें चूना वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब आगे का आपको याद रखना है
कि समुद्र के अंदर पूछा जाता है कि कटक और घोयर क्या कहलाता है। तो जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर हम लोग बोलते हैं पीक, यानी जैसे हिमालय जो पर्वत है उसके अंदर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो उसको हम लोग पीक पॉइंट बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ हम लोग जब जल के अंदर की बात करेंगे तो उस तरीके से यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कटक जो है वो एक तीखा पहाड़ की तरफ दिखाई दे रहा है, और जो हमारे धरातल के ऊपर पृथ्वी पे जो धरातल पे पठार कहलाता है वो यहाँ पर गोयर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, समुद्र के यानी महासागर के अंदर पठार को गोयर का रूप दिया गया है या फिर उसी का नाम से, और जो पीक होती हैं, चोटी होती हैं, वो हमारे समुद्र के अंदर कटक के नाम से जानी जाती है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सपाट भाग होता है समुद्र पानी के अंदर वो आपका गोयर कहलाता है, और जो तीखा यानी कि एक चोटी नुमा होता है उसको हम लोग कटक का रूप कहेंगे या फिर कटक का नाम दिया जाता है। अब महासागरीय गर्त, गर्त का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गहरा हो, सबसे गहरा, यानी ये महासागरों में सबसे गहरे वाले भाग को कहेंगे, और ये नीतल ऊंचावच का लगभग 8.1% भाग होता है। अभी तक जितने भी महासागर हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर उनमें 57 गर्त खोजे गए हैं। उन जो मुख्य रूप से हैं आपको याद रखना है, उन 57 में से 32 प्रशांत महासागर में हैं और सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की हैं, सबसे ज़्यादा संख्या। फिर है अटलांटिक महासागर में 19 हैं और हिंद महासागर में 6 के आस हैं। तो आपको याद रखना है 57 गर्त हैं, 32 प्रशांत महासागर में। अब इन जो गर्त हैं इनके अंदर भी आपको याद रखना है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आपको याद रखना है मेरियाना ट्रंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। इसका अलग से नाम आपको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 11 किलोमीटर ये गहरा है, यानी कि 11,022 मीटर ये गहरा है। दूसरा किलोमीटर में पूछे तो आपको 11 किलोमीटर आपको याद रखना है। फिर दूसरा है टोंगा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में है, आपको याद रखना है। दूसरा है प्यूर्टो रिको, ये जो गर्त हैं ये आपका अटलांटिक महासागर में पड़ता है। गर्त की जो औसत गहराई है वो 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर तक ये इनकी औसत गर्त की गहराई होती है, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अभी आपने महासागरीय गर्त क्या पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं महासागरों की जो औसत लवणता यानी कि सांद्रता कितनी होती है, लवणता, तो ये आपको याद रखना है। देखिए एक छोटा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि एक सर्कल बना रखा है, यानी कि एक पृथ्वी है, इसका 0 डिग्री अक्षांश है वो आपकी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्थल भाग हैं, इसीलिए इसको स्थलीय गोलार्ध की संज्ञा दी गई है। दक्षिण वाला भाग है उसमें सबसे ज़्यादा पानी है, इसलिए उसको जलीय गोलार्ध की संज्ञा दी गई है। इसमें परसेंटेज वाइज भी आपको पता होना चाहिए कि 60.7% जो उत्तरी गोलार्ध हैं उसके अंदर पानी है, यानी कि पानी की मात्रा कितनी, 60.7, इतना ही आपका पानी है। लेकिन आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 80% पानी है, इस वजह से ऐसा आपको याद रखना है। दूसरे में अगर लवणता की बात करें तो दोनों की औसत लवणता 35 ही है, सांद्रता कितनी है 35। लेकिन अगर अलग अलग की बात करें तो सांद्रता लवणता सबसे ज़्यादा आपकी 36 परसेंटाइल जो है हम ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की हैं और दक्षिणी गोलार्ध की 34 परसेंटाइल है। तो आपको इस तरीके से सांद्रता का भी आपको रेशियो पता होना चाहिए। यानी कि लवणता का मतलब ये हो गया कि सागरीय जल में घुले पदार्थों को लवणता कहते हैं। अब इसमें जो भूमध्य रेखा है उससे हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, जो हम लोग कुछ कैटेगरी की बात करेंगे, जैसे कि भूमध्य रेखा से 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र हैं और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जो 10 डिग्री से 30 डिग्री का जो क्षेत्र हैं उसके अंदर ये अलग अलग तरीके से घटती बढ़ती रहती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो होती है वो सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है,
उसके साथ फिर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट की मात्रा होती है। तो जैसे जैसे हम लोग इसके तरफ आते जाएंगे तो वैसे सबसे ज़्यादा मात्रा इनकी होती रहती है। अब हमें अगर लवणता के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है, तो आपको याद रखना है लेक वॉन, जो कि तुर्की के अंदर पड़ती है, ये झील का नाम है। दूसरी मृत सागर, ये भी मृत सागर है लेकिन ये भी झील है, इजराइल के अंदर पड़ती है, जॉर्डन। तो आपको याद रखना है इसकी कितनी है, 238%। नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये अमेरिका के अंदर पड़ती है, यूएसए में, इसकी 220 है। नेक्स्ट एक और आपको पता होना चाहिए समलवण रेखा, यानी कि आइसोहेलाइन जो लाइन है उसके बारे में। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग समलवण रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भूमध्य सागर, लाल सागर, इसमें आपको याद रखना है 37 से 41% यानी पीपीटी आपकी होती हैं लवणता। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक आपको याद रखना है, जैसे वर्षा है, वाष्पीकरण है, नदियां हैं, ये सभी की सभी लवणता को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर बारिश का पानी रेगुलर किसी झील के अंदर मिलता रहता है तो इसका मतलब उसका जो है लवणता में उसमें वेरिएशन आता रहता है। अगर जिसमें समुद्र का पानी है और उसमें वही लगातार वही रहता है तो इसका मतलब उसमें लवणता में अलग तरीके से उसके इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम तापमान से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी जो विशेषताएं हैं महासागर की उसका लास्ट ये पॉइंट रहेगा। यानी कि तापमान से रिलेटेड हम आपको ये बता देते हैं कि सबसे गर्म महासागर कौन सा है इतने महासागरों में से, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। दूसरा, महासागरों की औसत जो तापांतर है वो लगभग नगण्य के बराबर ही रहता है, सबका ऐसे ही लगभग इक्वल ही रहता है। अगर हम और भी कोई डिटेल में जाएँ तो लगभग 1 डिग्री के आसपास आप लोग मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर महासागरों का जो तापमान होता है वो अगस्त महीने के अंदर रहता है और सबसे कम आपको याद रखना है फरवरी में रहता है। दूसरा, औसत तापमान कितना रहता है सभी महासागरों का, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है, इसको आपको याद रखना है। और भूमध्य रेखा से उत्तर में और दक्षिण में 20 डिग्री का जो बीच का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आता है, ये कटिबंध, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। वो भले ही समुद्र वाला भाग हो या फिर आपका स्थल वाला, यानी कि जलीय भाग हो या फिर स्थलीय भाग हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से अभी हमने आप लोगों को ये पूरा जो महासागरों की जो विशेषता हैं उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से एक स्लो स्पीड में पढ़ा। आगे हम लोग प्रशांत महासागर पढ़ेंगे, फिर अटलांटिक और हिंद महासागर भी पढ़ेंगे, आर्कटिक महासागर भी पढ़ेंगे। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें और आप अपने नॉलेज में 4 चांद लगाते रहें। मिलते रहें आने वाले नए जो भी टॉपिक्स हैं उनके साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।